हेलो। कैसे हैं आप लोग? जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ये सब कुछ ध्यान से देखेंगे कि बायोलॉजी का जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्रत्येक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन जो मैंने इम्पोर्टेंट लेकर आया है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से मैंने 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। जिसमें से ये दो जो है ना मैंने मेन इम्पोर्टेंट चूज की है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है पहला चैप्टर से है कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है। तो एक होती है, क्योंकि एक ही जनक जो है ना अपने जैसे नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, ठीक है। दूसरा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है। कंद के द्वारा होता है कि प्रकंद के द्वारा होता है कि शलकंद के द्वारा होता है कि धनकंद के द्वारा होता है। तो आलू जो है ना कंद के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है यानी कायिक प्रवर्धन करती है, ठीक है। अब दूसरा जो चैप्टर है आपको पुष्पी पादप में लैंगिक जनन क्या है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन से है, ठीक है। तो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन से है, जिसमें पहला क्वेश्चन कि परागकण पोलन ग्रेन का बाहरी चोल किस पदार्थ का बना होता है। परागकण जो बनती है तो एक बाह्य चोल होती है, एक अंतःचोल होती है। जो बाह्य चोल होती है सबसे हार्ड होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्ड होती है और ये भी कहा जाता है कि पादप जगत में सबसे हार्ड पदार्थ स्पोरोपोलेनिन होता है। और मनुष्य जगत की बात करें तो एनिमल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखें कि एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोष नहीं भ्रूणपोष, ठीक है, क्या है भ्रूणपोष। एक आवृत बीजी में भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है इंडोस्पर्म? अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होती है ना त्रिगुणित होता है, 3N, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट, हाँ चैप्टर नंबर 3 से पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु का बनना, शुक्राणु जनन कहलाती है, का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु अगर बनती है तो एंड्रोजन की सहायता से बनती है कि एस्ट्रोजन की सहायता से बनती है कि एलएच की सहायता से बनती है कि इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो हार्मोन होती है ना एंड्रोजन की सहायता से बनती है। तो एंड्रोजन कहाँ गया, एंड्रोजन ये है, ठीक है, ए नंबर 5 का ए एंड्रोजन। और छठा क्वेश्चन का बात करूं कि मानव मादा में निषेचन कहाँ संपन्न होती है। गर्भाशय में होती है कि फैलोपियन नलिका में होती है कि योनि में होती है कि अंडाशय में होती है। तो मानव मादा यानी मादा की बात की जा रही है। तो जब स्पर्म आती है तो कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे निषेचन होती है, तो फैलोपियन नलिका में होती है, ठीक है। किस में होती है, फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है कि सहेली क्या है। सहेली एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन है कि गर्भ निरोधक गोली है कि एक प्रकार का आईयूडी है कि पुरुष नसबंदी है। तो ये गर्भ निरोधक गोली है। कौन, गर्भ निरोधक गोली। तो सहेली क्या है, तो एक गैर स्टेरॉयड गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, जिसको बनाया गया था, एक पढ़ रहे थे क्या बोलते हैं कि विद्यार्थी CDRI लखनऊ में, उन्हीं के द्वारा ये विकसित की गई थी, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, एमनियोस्टेंटिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमनियोस्टेंटिस जो है ना ये एमनियोटिक फ्लूइड जो कोई माँ जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ में जो बच्चे पलते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड का बना होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है। और इसकी जो जांच की जाती है एमनियोस्टेंटिस कहलाती है कि ये जो अंदर जो भ्रूण पल रहा है नर है या मादा, ठीक है। तो इस बात को एमनियोस्टेंटिस कहते हैं। तो एमनियोस्टेंटिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। भ्रूण के अनुवांशिक विकारों को पता लगाने के लिए कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए
यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है हृदय की धड़कन जांचने के लिए, तो उपरोक्त सभी में से। ठीक है, तो भ्रूण के आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन उस समय ना क्या हुआ था कि भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए की जा रही थी, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, और इस पे एक कड़ा नियम भी लाई गई थी, है ना। अब नेक्स्ट 9 नंबर, हाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से, कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किए थे, मतलब अध्ययन किए थे, है ना। मीठी मटर, उद्यान मटर, उड़द या चना उद्यान मटर पे, है ना, जिसको पाइजम शतायुगम भी बोलते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम एक रोग का नाम है जिसको हम जेनेटिक डिजॉर्डर कहते हैं, में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है, संख्या नहीं स्थिति पूछ रही है ना, स्थिति क्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति अगर पता करना हो तो क्या होगी, 44 + XXY होगी, कि 44 + X 0 होगी, कि 44 + XXX होगी, कि 44 + XY होगी। यानी 44 जो गुणसूत्र रहते हैं जो कायिक का निर्माण करते हैं, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या 44 और 2 46 एक 47 होगा, कि बी ऑप्शन होगा, कि सी ऑप्शन होगा, कि डी ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इसमें 44 और 1 होते हैं लिंगी गुणसूत्र, यानी टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चले, वंशागति के आणविक आधार से हम चैप्टर वंशागति के आणविक आधार से हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो है, डीएनए के द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था, कि मेंडल बाबा ने किया था, कि हरगोबिंद खुराना ने किया था, कि लैमार्क ने किया था। तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। तो आनुवांशिक कूट जो है ना, जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं, इसमें कितने कोडोन होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में कोडोनों की संख्या 32 × 64 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इवोल्यूशन से लेकर आए हैं, कि 13 नंबर क्वेश्चन कि पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, कि हैकेल ने दिया था, कि लैमार्क ने दिया था, कि मेंडल बाबा ने दिया था। तो पुनरावर्तन का सिद्धांत हैकेल अंकल ने दिया था, हैकेल ताऊ जी ने दिया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ मिलर के प्रयोग में किन गैसों का उपयोग किया गया था। तो मिलर के प्रयोग में किस गैसों का उपयोग किया गया था, मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का, जो इसमें ऑप्शन आपका पहला मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 8वां चैप्टर से लेकर आए हैं, कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, कि टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु कौन सा होता है। तो सैल्मोनेला टाइफाई होता है, सैल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 16 नंबर,
एड्स का कारण क्या है? एड्स सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि ये डिजीज नहीं है, ये एक माध्यम है। अगर निर्जीव के साथ रहे तो निर्जीव और सजीव के साथ रहे तो सजीव, है ना। तो इसमें बताया गया कि एड्स का कारण क्या है, जीवाणु है कि विषाणु है कि कवक है कि प्रोटोजोआ है, तो विषाणु है। ठीक है। अब 9 नंबर अध्याय जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से लेकर आए हैं 2 क्वेश्चन की। प्रश्न है, सुनहरा धान जिसको गोल्डन राइस कहते हैं में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गोल्डन राइस में किस विटामिन की हाई मात्रा में उपस्थिति होती है? तो इसमें विटामिन ए होती है। किस में होती है? विटामिन ए होती है। किसमें? गोल्डन राइस में सबसे हाई मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो अध्याय 10 है, इनसे एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है 19 नंबर कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस में सबसे पहले क्या मतलब कि कौन सा गैस बाहर आती है? तो मीथेन गैस। ठीक है। तो मुख्य घटक जो है ना, यही है मीथेन गैस। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर अध्याय से क्वेश्चन, हाँ देखिएगा, आणविक कैंची यानी मोलिक्यूलर स्कीजर किसे कहा जाता है? आणविक कैंची मतलब कि जो डीएनए को मॉलिक्यूल्स को काटती है। ठीक है। तो कौन सा डीएनए को कट लगाती है? लाइगेज की, पॉलीमरेज की, हेलिकेज की, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है। तो कट लगाने का जो काम करती है ना, एंडोन्यूक्लिएज करती है, जिसको हम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किस में होता है? पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग डीएनए प्रवर्धन में होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में होता है कि एंजाइम निर्माण में होता है कि उपरोक्त सभी में? डीएनए प्रवर्धन में होता है। किस में होता है? डीएनए प्रवर्धन में होता है। ठीक है। अब 12 चैप्टर से देखिएगा। 12 चैप्टर से क्वेश्चन है कि बीटी यानी विष किससे प्राप्त होता है? बीटी विष जो प्राप्त होती है ना, बैसिलस थुरिएंजिसिस से होती है। किससे होती है? बैसिलस थुरिएंजिसिस से होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट 23 नंबर देखेंगे, इंसुलिन की दोनों चेन ए और बी किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन की दोनों बंध जो है ना, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। 24 नंबर देखेंगे, लाइकेज किसका सहजीवी संबंध है? लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो शैवाल और कवक का, शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का है। ठीक है। हमने बताया था माइकोराइजा और लाइकेन, तो यही जो पूछा गया है, लाइकेन की शैवाल और कवक का क्या है? सहजीवी संबंध है। अब नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर। ठीक है, पारितंत्र से लेकर आए हैं। तालाब के पारितंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन है? छोटे छोटे मछलियां हैं कि पादप प्लावक है कि कवक है कि जंतु प्लावक है? तो पादप प्लावक जो है ना, पादप प्लावक तालाब के पारितंत्र का मेन उत्पादक प्रोड्यूसर है। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड एनर्जी ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है? ठीक है। तो पिरामिड जो है ना,
हमेशा उल्टी होती है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधी जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए जो जैव विविधता एवं संरक्षण से लेकर आए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो सबको याद रखेंगे 5 जून को मनाई जाती है। ठीक है, अब 28 नंबर देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो एक नेशनल पार्क है ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 16 नंबर जो आखिरी है ना, इससे देखेंगे कि पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यू है ना। इसमें देखेंगे क्वेश्चन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं। क्या ओजोन परत की मोटाई अगर मापना हो तो किससे मापी जाती है। अगर मापी जाती है तो इस इकाई को हम क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। ठीक है, अब 30 नंबर देखा जाए। हाँ, चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है। जल संरक्षण, वन संरक्षण के लिए है चिपको आंदोलन यूज किया गया था। ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये रहा प्रत्येक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो इसको लाइक, फॉलो और शेयर करेंगे। अगर यूट्यूब से भी है तो फिर वही काम करना है जो हमने कहा है। ठीक है, और ये है मेरी वेबसाइट gurukulbiologyclasses.com। ठीक है, थैंक्स।